टास्क को। अच्छा, मैं यहाँ से स्टार्ट लेती हूँ कि कुरान पाक के अंदर एक आयत है कि मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई फासिक खबर दे तो तुम उसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि नादानी में किसी कौम को ईजा पहुंचा दो, फिर अपने किए पर पछताओ। तो जब मेरे सामने इस तरह की चीजें आई कि अर्थ जो है वो फ्लैट है और इस तरह की कैलकुलेशंस या एक्सपेरिमेंट्स मेरे सामने आए, तो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज है फिजिक्स की वो अबाउट द अर्थ, स्काई और स्पेस और इस तरह की चीजों के बारे में है। तो इस तरह तो मेरी सारी बुनियादें ही हिल गई मेरी डिग्री के बारे में। और फिर उसके बाद मैंने इसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मुझे इसको जो है वो डीबंक करना चाहिए कि लोग आज भी कैसे फिजिक्स के इस दौर में अर्थ को फ्लैट मान रहे हैं। तो जब मैं इस हवाले से डीबंक करने की कोशिश कर रही थी एक्चुअली फ्लैट अर्थ को, तो इन द एंड मैं इस नतीजे पर पहुंची कि अर्थ इज एक्चुअली फ्लैट। फिर मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कुरान पाक के अंदर हम अक्सर अपने उलमा से सुनते हैं कि कुरान पाक ने तो आज से 1400 साल पहले बता दिया था कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। लेकिन फिर 1500 के बाद ये सारी चीजें आना शुरू हुई। सॉरी, कुरान पाक के अंदर ये बताया गया है कि अर्थ जो है वो स्फीयर है। और आज से 1500 साल पहले जो हमारे पास फिर वेस्ट से खबरें आती हैं कि अर्थ जो है वो स्फीयर है, तो फिर हम ये कहते हैं देखो कुरान पाक के अंदर पहले ही बता दिया गया था। और अब जो है वो अब जाके जो नॉन मुस्लिम है उनको ये चीजें रियलाइज हो रही हैं कि अर्थ जो है वो स्फीयर है। तो अभी हमें सबसे पहले जब हम इस्लाम और साइंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हमें इन दोनों चीज़ों के बारे में, मजहब और साइंस के बारे में हमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए। नो डाउट कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बताया है जिनका ताल्लुक प्योरली हमारी नेचुरल फिजिक्स या नेचुरल साइंस जिसे हम कहते हैं उससे बनता है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर मच्छर, मक्खी, सांप और इन चीज़ों का जिक्र किया, मुख्तलिफ जानवरों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर पहाड़ों का जिक्र किया। अल्लाह ताला ने आसमान का, सितारों का, चांद का, सूरज का, तमाम चीजों का जिक्र किया। उसके अलावा अल्लाह ताला ने फिर हमारी जो पैदाइश माँ के बतन में होती है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कंप्लीट डिटेल्स कुरान पाक के अंदर दी। उसके अलावा फिर अल्लाह ताला ने लोहे, तांबे और इस तरह की तमाम चीजों के बारे में डिस्कस किया। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला हमें हमारी जमीन, हमारी नेचर के बारे में बता रहे हैं। और ये एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट है कि जिसने ये सारी मशीन बनाई है, ये पूरा सिस्टम बनाया है, तो अल्लाह ताला ने उस सिस्टम का एक मैनुअल भी दिया है। हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा लिमिटाइज कर देते हैं कोई भी चीज़, जैसे हम हलाल और हराम को सिर्फ ग़िज़ा से मंसूब करके लिमिटेड कर देते हैं। इसी तरीके से कुरान पाक के अंदर जो भी ज़मीन और आसमान के बारे में मालूमात है उन चीज़ों को भी हम लिमिटेड कर देते हैं। और फिर हमें ये सुनने को मिलता है आखिर में कि साइंस को अलग रखें, कुरान को अलग रखें, साइंस चेंज हो जाती है, कुरान चेंज नहीं होता। तो ये जो एक सेंटेंस है ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक सेंटेंस है। इसका मतलब ये है कि हम अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर हम एक ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये पूरी मशीन बना के हम इंसानों के हवाले कर दी, हमें इस पूरी मशीन का खलीफा बना दिया। और अल्लाह ताला ने हमें एक डिवाइन स्क्रिप्चर कुरान पाक की सूरत के अंदर हमें अल्लाह ताला ने दिया भी। और फिर अल्लाह ताला ने हमें इन तमाम चीज़ों से ना आशना रखा कि हम कहाँ रह रहे हैं, वो जगह कैसी है और उसकी नेचर क्या है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है अगर हम ये इस तरह से समझते हैं कि अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को कुरान में मुबहम रखा है। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया है अबाउट अर्थ एंड स्काई। और इसके बारे में जो है मैं बाद में बात करूंगी। मैं पहले चाहती हूँ कि हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से इसको समझें, ताकि फिर कुरान पढ़ना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो अच्छा, फिर कुरान के अंदर भी जो साइंस है ना वो हमारे पास एक्चुअल साइंस है। और फिर जो हमारे पास दुनिया की साइंस से जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हम उसको चेक करें कि वो कि, कि, किस हद तक सही है। वो हमारे पास डिवाइन स्क्रिप्चर मौजूद है, हम उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे डिवाइन स्क्रिप्चर के जरिए, और फिर हमें पता ये चलेगा कि वो जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है साइंस की दुनिया से, तो वो कितना सही और कितना गलत है ये हमें कुरान पाक बताएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर हर चीज, कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ तो हम इसको कहते हैं, इसके अंदर हर चीज के बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है।
सिर्फ हमारे देखने सुनने समझने की देर है। अच्छा, फिर हमारे पास जो डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, यहाँ पे एक बात क्लियर करने की जरूरत है, वो ये है कि जो रिलीजन है उसका एक डिफरेंट बिल्कुल स्टाइल होता है कि हमारे सामने फॉर एग्जांपल हम इस्लाम की ही बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है गैब पे ईमान लेकर आओ, और हमें ये कहा जाता है अल्लाह ताला पे ईमान लेकर आना है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। और इसी तरीके से हम सहाबा को भी नहीं देखे हैं, और हमने ताबईन को भी नहीं देखा है, हमने वो मौजूद भी नहीं देखे हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गुज़िश्ता तमाम अम्बिया पे जाहिर हुए। लेकिन हम इस बात पे ईमान रखते हैं कि अल्लाह ताला मौजूद है, वाहिद है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं, और इसके अलावा जितने मौजूदात जिनका कुरान पाक के अंदर जिक्र है वो तमाम अम्बिया कराम के ऊपर जाहिर हुए। ये हमारा ईमान और अकीदा है। सो अब बात आ जाती है साइंस की। जब मैं साइंस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे अभी मैं दुनियावी साइंस जो हम एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं, जो हम टेक्स्ट बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, मैं अभी उस पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ। मैं अभी उस बात बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो कुरान पाक के अंदर साइंस जो एक्चुअली साइंस है वो मौजूद है। यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ साइंस, तो ये एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब हम एक सब्जेक्ट साइंस के बारे में बात करते हैं तो साइंटिफिक सोसाइटी ने कुछ स्टैंडर्ड्स जो हैं वो तय किए हुए हैं जिनको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिफरेंट स्लाइड्स जो हैं वो डिफरेंट रेफरेंसेस मैंने डाले हुए हैं। विकिपीडिया है, और यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर है, फिर उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ नोवेडा है, फिर उसके बाद हमारे पास ब्रिटानिका। ये मैंने 3-4 रेफरेंसेस निकाले हैं आज की मीटिंग के लिए। तो इन तमाम के अंदर जो कंक्लूजन है वो मैं इन शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि साइंटिफिक मेथड क्या है। साइंटिफिक मेथड वो चीज़ है कि जो इंसानी बियासेस, यानी कि जो इंसानी जो अ, रुझानात हैं उनको अलग करता है एक्चुअल फिनोमेना से। इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो अपने कमरे में बैठा हुआ है, अचानक दरवाजा बंद हो गया। अब उसने एक मफरूज़ा कायम कर लिया कि हवा चली थी इसलिए दरवाजा बंद हो गया। अब वो क्या करेगा कि इस चीज़ को बार-बार चेक करेगा कि हवा वाक़ई चल रही है या कमरे का पंखा खुला है, बंद है। वो डिफरेंट साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके देखेगा कि दरवाज़ा किस तरह से बंद हुआ है। या फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा फिनोमेना वो होते हुए देखेगा, तो सबसे पहले वो उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ को निकालने की कोशिश करेगा। जिन्नात के बारे में हम आखिर में जानते हैं कि ये जिन्नात का काम है। लेकिन एक ज़हीन शऊर रखने वाला इंसान पहले ये देखेगा कि कौन-कौन से अवामिल ऐसे हो सकते हैं जो इस फिनोमेना का जो है वो रीज़न बन रहे हैं। तो इसी तरीके से साइंटिफिक मेथड वो स्टैंडर्ड है जो साइंटिफिक सोसाइटी ने डिसाइड किया है, जो कि हमारे जो बेसिस हैं कि जिन्नात ने ये काम किया है, या ये किसी बदशगुनी के नतीजे में हो गया है, या किसी मजहबी रुझानात के नतीजे के अंदर जो हमारे कॉन्सेप्ट्स और बिलीफ्स बनते हैं, उनको अलग करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी ने जो साइंटिफिक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया है, उससे गुज़ारते हैं हम किसी भी ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस को। और उसके बाद जब हम रिपीटेडली टेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उसका एक्चुअल साइंटिफिक रीज़न क्या है। तो ये जो भी 4 रेफरेंसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं, उनका मैंने कॉन्क्लूज़न आप लोगों को बताया, ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि साइंटिफिक मेथड को मैं और मज़ीद थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि साइंटिफिक मेथड के अंदर यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। और उस फ्लो चार्ट के अंदर सबसे पहले है आस्क अ क्वेश्चन। और आस्क अ क्वेश्चन जो है वो तभी रेज़ होगा जब आप कोई ऑब्जर्वेशन करेंगे, आपने कुछ देखा, कुछ परखा। गो डू बैकग्राउंड रिसर्च, यानी फिर आप देखेंगे उसका रीज़न क्या है, किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कंस्ट्रक्ट है हाइपोथेसिस, उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाएँगे। यानी फॉर एग्जांपल दरवाज़ा बंद हो गया, आप उसके लिए एक हाइपोथेसिस बनाएँगे कि भई हवा चल रही थी, तो इसलिए दरवाज़ा बंद हुआ होगा। फिर आप उस हाइपोथेसिस को चेक करेंगे टेस्ट विद एन एक्सपेरिमेंट। फिर आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि आप ये देखेंगे कि दरवाजे खिड़कियां बंद हैं, पंखा बंद है, फिर आप बाहर निकल के देखेंगे हवा तो बंद है। अब क्या चक्कर है? तो इसका मतलब ये है कि जो आपने हाइपोथेसिस बनाया था कि हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ है, तो वो हाइपोथेसिस आपका रॉन्ग हो गया। तो दो ही वेज होते हैं, या तो हाइपोथेसिस जो है वो सही आप लोगों में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज इसको बंद कर लें। हाइपोथेसिस में से
कोई एक ही आपके पास रिजल्ट आएगा, या तो आपका हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में सही साबित होगा, या फिर हाइपोथेसिस आपका रॉन्ग साबित होगा। अगर आपका रॉन्ग साबित हो जाता है हाइपोथेसिस, तो आप फिर उसकी ट्रबल शूटिंग करेंगे, और फिर उससे आगे दोबारा से आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, या डिफरेंट और अवामिल तलाश करेंगे कि दरवाजा कैसे बंद हो गया। और अगर आपका आगे फिर आपका अगर हाइपोथेसिस सही आता है, तो फिर आप एनालाइज करेंगे डेटा को। इसके लिए भी मैं आगे एक और स्टेप आप लोगों को बताऊंगी। डेटा को एनालाइज करेंगे, फिर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आप अपने हाइपोथेसिस के साथ मैच करेंगे। अगर आपने जो मफरूजा कायम किया था कि हवा की वजह से बंद हुआ है, तो अगर वाकई हवा चल रही है और आपको क्लियर कट सबूत इस चीज के मिल चुके हैं कि हाँ हवा की वजह से दरवाजा बंद हुआ है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका जो हाइपोथेसिस था वो करेक्ट था। यानी कि जो आपने एक ऑब्जर्वेशन की थी, या फिर आपने उसका हाइपोथेसिस बनाया, फिर उसको आपने एक साइंटिफिक मेथड से गुजारा, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए, फिर आपका हाइपोथेसिस अब साइंटिफिक फैक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर आपका हाइपोथेसिस जो है वो आपके रिजल्ट से मैच नहीं कर रहा है, या आपके रिजल्ट एक्चुअली इस तरह कहना चाहिए कि आपका रिजल्ट आपके हाइपोथेसिस से मैच नहीं कर रहा है, तो आपका जो हाइपोथेसिस है फिर आप उसको चेंज करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट्स को चेंज करेंगे, आप अपना वे चेंज करेंगे। यानी कि रिपीटेडली आप इसी प्रोसेस से अपने हाइपोथेसिस को गुजारेंगे जब तक कि आप सही नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। या तो आपका हाइपोथेसिस सही साबित हो जाएगा, या फिर इस साइंटिफिक मेथड से गुजरने के बाद आपका हाइपोथेसिस सही मतलब करेक्ट हो जाएगा। अगर हाइपोथेसिस गलत है, तो जब आप इस साइंटिफिक मेथड से अपने हाइपोथेसिस को गुजारेंगे, तो आपका साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट था कि ये काम इस वजह से हुआ है, तो आपको फिर वो सही वाला रीजन मिल जाएगा कि हवा से बंद नहीं हुआ, इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ था या कोई पिस्टन लगा हुआ था, एंड सो ऑन। अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज आती है, वो ये है कि हम साइंटिफिक फैक्ट्स किन चीजों को कहते हैं। तो साइंटिफिक फैक्ट हम उन चीजों को कहते हैं, यानी उन फिनोमेना को हम साइंटिफिक फैक्ट कहते हैं, जो कि जिनमें ये चार चीजें पाई जाएं। उनकी मैं स्लाइड यहाँ पे लगाना भूल गई हूँ, मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो कि एक्सपेरिमेंटली, यानी कि ऐसे फिनोमेना जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल हों, यानी हमारी ऑब्जर्वेशन में आ सकते हों। और दूसरा नंबर पे आता है टेस्टेबल हो, यानी एक चीज हमारी ऑब्जर्वेशन में आ गई, हो सकता है वो एक ही दफा, या हो सकता है हमारी गलत फहमी से आ गई हो, ठीक है, लेकिन वो हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, हम दोबारा टेस्ट करेंगे क्या ये वाकई इस तरह दोबारा हो रहा है। फिर उसके बाद हम नंबर 3 के ऊपर उसको हम रिपीटेडली टेस्टिंग करेंगे। एक दफा हमने टेस्ट किया, बाकी यही रिजल्ट आया, मेरी ऑब्जर्वेशन सही थी। अब हम क्या करेंगे कि रिपीटेडली टेस्टिंग करेंगे। इस रिपीटेडली टेस्टिंग से बहुत सारे फायदे हमें मिलेंगे। जो ये है कि हमें अपने हाइपोथेसिस के ऊपर या अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो मैं ऑब्जर्व कर रही थी ना, वो 100% बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल सही ऑब्जर्व कर रही थी। अच्छा, और उसके अलावा फिर हमारे पास नंबर 4 पे आ जाता है वेरीफाएबल। यानी कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको मैंने रिपीटेडली टेस्टिंग की, मेरे पास हर दफा सेम रिजल्ट आ रहा है, लेकिन और फिर मैं उसको क्या करती हूँ कि किसी और कंट्री के अंदर या किसी और लैब के अंदर मैं उसी सेम एक्सपेरिमेंट को अपनी कंप्लीट डिटेल्स के साथ में भेजती हूँ, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करें, आपके पास भी सेम रिजल्ट आ रहे हैं। तो वो जब उनके पास सेम रिजल्ट आएंगे, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरी ऑब्जर्वेशन या मेरी फाइंडिंग्स थी, वो साइंटिफिक फैक्ट्स कहलाने के काबिल हैं अब, क्योंकि मैं उनको एक कंप्लीट साइंटिफिक मेथड से गुजार चुकी हूँ। अच्छा, जब मैंने साइंटिफिक मेथड से गुजार दिया, तो वो सबके लिए काबिल कबूल इस वजह से हो जाएगा क्योंकि अब उसके अंदर मेरे ब्यासेस शामिल नहीं है, यानी मेरे मजहबी रुझानात या मेरे तोहम परस्ती वाले रुझानात शामिल नहीं है। अच्छा, साइंटिफिक फैक्ट से हम क्यों गुजारते हैं किसी भी चीज को, वो इस वजह से क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट से गुजारने का रीजन ये होता है कि जो नेचुरल लॉज हैं जिनका कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, अब मैं वहां से कनेक्ट कर रही हूँ उसको। तो हम साइंटिफिक मेथड से इसको इसलिए गुजारते हैं, वो कुफार नहीं इसलिए गुजारते हैं, मतलब हम यहाँ से इस पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि इससे ये होता है कि जो नेचुरल फिनोमेना हैं जो अल्लाह ताला ने जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि हमने हर चीज को एक अंदाजे के मुताबिक बनाया है। तो हर चीज का एक कैलकुलेशन है, एक मैथमेटिक्स है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर रेफ्रिजरेटर के अंदर मैं दो पानी के ग्लास भर के रख दूं, और अब फिर मैं एक के लिए ये एक्सपेक्ट करूं कि ये बर्फ बन के बाहर निकलेगा,
और मैं दूसरे के लिए एक्सपेक्ट करूं कि ये पानी ही रहेगा, यानी मैं ओवरनाइट उसको रख दूं और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि ये ओवरनाइट जो है वो एक वाला जो है वो पानी ही रहेगा, दूसरा बर्फ रहेगा, तो ये बिल्कुल एक अनसाइंटिफिक लॉजिक है। ये एक्सपेरिमेंटली जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स बताए मैं उनको रिपीट करती हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल नहीं है, यानी कि मेरे मुशाहिदे के मुताबिक नहीं है या किसी के भी मुशाहिदे के मुताबिक नहीं है कि हम ओवरनाइट पानी को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखें और वो फ्रीज ना हो। दूसरा ये है कि वो टेस्टेबल भी नहीं है, हम कितनी दफा भी यही टेस्ट करेंगे तो हमारा नतीजा जो है वो उलट ही निकलेगा। और फिर उसके बाद बाकी के दो स्टेप्स आते हैं हमारे पास, और वो ये होते हैं रिपीटेबल और यानी रिपीटेड टेस्टिंग, और फिर उसके बाद वेरीफाएबल, यानी कि मैं अपनी दोस्त को बोल रही हूँ मेरे पास तो पानी निकल रहा है रेफ्रिजरेटर से है ना, मैंने ओवरनाइट के लिए रखा था, तुम भी टेस्ट करो, तो ये वेरीफाएबल भी नहीं है। यानी कि जो फर्स्ट हुए स्टेप्स हैं अगर वो करेक्शन में जा अगर सही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, जैसे कि ऑब्जर्वेशन और टेस्टिंग, अगर ये सही जा रही होती है तो फिर रिपीटेडली टेस्टिंग और वेरिफिकेशन, ये भी दोनों जो है वो करेक्ट डायरेक्शन के अंदर जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ अपना अर्थ के बारे में बात करना। तो जब मेरे सामने एक सिचुएशन आई, मेरे पास एक वीडियो सामने आई, आई गेस रैंडमली आई या किसी ने मुझे सेंड की, तो उसमें मैंने ये देखा कि सिविल इंजीनियर्स वर एक्सप्लेनिंग अबाउट देयर बिगर स्ट्रक्चर्स, जो कि बड़े बड़े ब्रिजेस बनाते हैं और वो किलोमीटर्स के ऊपर होते हैं, बड़े बड़े ब्रिजेस जो फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं। तो उनमें उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है उसमें और बड़े वाले स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस आना चाहिए बिकॉज ऑफ कर्वेचर ऑफ द अर्थ। उसकी भी हमारे पास कैलकुलेशन है जो कि स्लाइड के अंदर मौजूद है। तो इस स्लाइड के मुताबिक जो कि कर्वेचर आ रहा है, तो इसमें जो हम नीचे स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं और जो हम ऊपर स्ट्रक्चर और उससे ऊपर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर एक खातिर ख्वाह इजाफा होना चाहिए, यानी कि हमने नीचे जितना आयरन इस्तेमाल किया है उससे ज्यादा आयरन ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए और उससे ज्यादा आयरन ऊपर इस्तेमाल होना चाहिए। और उसके अलावा हमें कर्वेचर का मेजरमेंट भी इसमें ऐड करना चाहिए। मैं बहुत सारी चीजें इसके अंदर इस स्लाइड्स के अंदर मैं इंक्लूड नहीं कर पाई हूँ टाइम की कमी की वजह से। तो हम एक लिवर यूज करते हैं, मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप लोग समझ जाएंगे। जो मजदूर लोग इस्तेमाल करते हैं दीवार को सीधा रखने के लिए, उसको लेवल कहते हैं। और उसके अंदर एक बबल होता है, पानी की एक ट्यूब सी बनी हुई होती है और उसमें एक बबल होता है, इसको हम लेवल बोलते हैं। तो उन जो सिविल इंजीनियर्स हैं उन्होंने उस लेवल के जरिए एक्सप्लेन किया कि हम कहीं पे भी हम जब भी स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, यानी कि एक हम आयरन रॉड को जब दूसरे आयरन रॉड के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हम परफेक्टली 90 डिग्रीज के ऊपर उसको फिक्स करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल कर्वेचर है तो फिर हमें उस कर्वेचर की कैलकुलेशन को इसमें ऐड करना जरूरी है। तो कर्वेचर की जो कैलकुलेशन है वो है 8 इंचेस पर माइल पर स्क्वायर माइल, 8 इंचेस पर स्क्वायर माइल अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड रेडियस ऑफ द अर्थ। तो उसके मुताबिक जो कर्वेचर की एक कैलकुलेशन है, उसके मुताबिक हमें फिर अपने स्ट्रक्चर्स के अंदर भी चेंजेस लेकर आने होंगे। अच्छा, इस चीज़ को फिर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कैसे मैंने वेरीफाई किया, मैंने डिफरेंट ऐसे लोगों से कांटेक्ट किया जिनका लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर काम होता है। मैंने पायलट से कांटेक्ट किया जो मेरे सर्कल में थे, और आर्मी में जो लोग थे मैंने उनसे कांटेक्ट किया। तो मुझे ये भी पता चला कि हम जो प्रोजेक्टाइल की मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं वो भी सेम यही मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं और वो कर्वेचर की मेजरमेंट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे होते। और इसी तरीके से फिर मैंने जब पायलट से मैंने इस बारे में इन्वेस्टिगेट किया तो उनसे भी मुझे यही पता चला कि वो कोई भी कर्वेचर नहीं देखते एक सर्टेन हाइट के ऊपर जाके। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन जो हमारे सामने मौजूद है, इस कैलकुलेशन के मुताबिक एक सर्टेन हाइट पे जाके हमें कहीं ना कहीं जरा सा हॉराइजन पे जरा सा कहीं कर्व जरूर नजर आना चाहिए। उसके अलावा
अ, हम इस चीज़ को और भी तरीके से वेरीफ़ाई कर सकते हैं। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को कर्वेचर की मेज़रमेंट दिखाई, मैं उसको एक दफ़ा और देखती हूँ कि अगर हम फ़ॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिनके अंदर बहुत दूर तक के फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए जो फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए जो फ़ोटोग्राफ़र्स ने मतलब जितना भी पॉसिबल डिस्टेंस है जिसके ऊपर वो फ़ोटोग्राफ ले सकते थे, तो उसके ऊपर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, वो पॉसिबल ही नहीं थे अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस ऑफ कर्वेचर। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ जो शिकागो स्काईलाइन proves Earth is flat, buildings should all be hidden यानी कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग हाइड होनी चाहिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ कर्वेचर इट इज 1963 फीट ऑफ कर्वेचर यानी कि जो सामने सीन हमें नजर आ रहा है वो 1963 फीट नीचे होना चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए था कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि वो फोटोग्राफर इस पिक्चर को कैप्चर कर सकता होता। इसी तरीके से नीचे और भी मैंने इसी तरह शेयर किए हैं। अच्छा फिर इसको हम डिफरेंट फिज़िक्स के और फिनोमेनास के ज़रिए भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं बहुत शॉर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो उस लिहाज से। अब यहाँ पे जब हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, तो हमारे पास डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने आते हैं, जो कि ये प्रूव करते हैं कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। सबसे अहम बात ये है कि पानी जो है वो कभी भी कर्व नहीं हो सकता। हमारे पास ऐसा कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट मौजूद नहीं है, जो कि ये साबित कर सकता हो कि पानी जो है वो कर्व हो सकता है। जिस तरीके से मैंने ऊपर 4 स्टेप्स बताए कि शुड बी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल, टेस्टेबल, रिपीटेबल एंड वेरिफाएबल। तो पानी का कर्व होना इन चारों में से किसी एक चीज़ में भी नहीं आता। उसके अलावा अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लोग ये बात करते हैं, हम ग्रेविटी के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि इसका आ रहा है ज़िक्र, तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये पॉइंट लेकर आते हैं क्योंकि हमारी बुक्स में इस तरह लिखा हुआ ना, हमारा इसी तरह रट्टा लगा हुआ है, हम वही बुक्स की बातें करते हैं। हमें साइंटिफिकली, लॉजिकली उन चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूँकि ग्रेविटी है, तो पानी इस तरीके से चिपका हुआ है ज़मीन के ऊपर एंड सो ऑन।